हेलो स्टूडेंट। आज हम लोग डिस्कस करेंगे एम्ब्रियोलॉजी के बारे में। ये हमारा एम्ब्रियोलॉजी का पहला लेक्चर है, तो मैं आपको कुछ चीज़ें बताना चाहता हूँ। एक्चुअली एम्ब्रियोलॉजी जस्ट लाइक ए स्टोरी। जैसे हम कोई स्टोरी सुन रहे हैं वैसे ही एम्ब्रियोलॉजी को सुनना है। बस इसमें हम जब ये स्टोरी सुनेंगे तो दो चीज़ों को ध्यान रखना है। पहली चीज़ तो ये कि किस चीज़ का डेवलपमेंट किससे हो रहा है। मीन्स जब ये स्टोरी हम सुनेंगे तो सबसे पहले हम इस चीज़ पे फोकस करेंगे कि कौन सी चीज़ कहाँ से डेवलप हो रही है, तो उसका देखना है। दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कि ये कब डेवलप हो रही है, इसका टाइम ड्यूरेशन। मीन्स 6 वीक पे हो रही है या 6 मंथ पे डेवलप हो रही है। तो जो डेवलपमेंट का ड्यूरेशन, टाइम ड्यूरेशन, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वेरियस एग्जाम में ये छोटे छोटे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि फॉलिकल्स कौन से वीक में बनते हैं, हार्ट बीट कौन से वीक में आती है, या ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन ये आते हैं। तो टाइम ड्यूरेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, और कौन सी चीज़ कहाँ से डेवलप हो रही है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस चीज़ को जब मैं ये स्टोरी आपको सुनाऊंगा तो इस चीज़ को ध्यान रखना है। दूसरा चीज़ ये है कि जब हम किताब पढ़ते हैं या एक कोई किताब देखते हैं तो उसमें ये इवेंट्स जो हैं सारे दिए नहीं रहते। कहीं किसी किताब में 2 दिए रहते हैं, किसी किताब में 3 दिए रहते हैं, किसी किताब में कुछ दिया रहता है, किसी किताब में कुछ। तो मैं कोशिश करूँगा ये कंप्लीट स्टोरी तुम लोगों को सुना सकूँ। तो तुम लोगों को इसको बस ध्यान से सुनना है और सारे इवेंट्स को अपना नोट डाउन करना है। वैसे मैंने जो पीपीटी बनाई है उसमें सब कुछ लिखा हुआ है। दूसरा चीज़, हम जब एम्ब्रियोलॉजी डिस्कस करेंगे तो पहले हम जनरल एम्ब्रियोलॉजी डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम सिस्टेमिक एम्ब्रियोलॉजी डिस्कस करेंगे। जनरल एम्ब्रियोलॉजी में हम लोग सबसे पहले स्पर्मेटोजेनेसिस डिस्कस करेंगे। आज ये जो वीडियो है मेनली स्पर्मेटोजेनेसिस के ऊपर ही मैंने रिकॉर्ड कर रहा हूँ। दूसरा, फिर उसके बाद oogenesis रिकॉर्ड करेंगे, फिर उसके बाद फर्टिलाइजेशन, देन फर्स्ट वीक ऑफ डेवलपमेंट, देन सेकंड वीक ऑफ डेवलपमेंट, एंड फाइनली थर्ड वीक ऑफ डेवलपमेंट हम डिस्कस करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट द जनरल एम्ब्रियोलॉजी। तो जनरल एम्ब्रियोलॉजी में आप लोगों ने ये दो क्रोमोजोम होते हैं, एक्स क्रोमोजोम, वाई क्रोमोजोम। जो एक्स क्रोमोजोम है वो उसकी दोनों आर्म ऑलमोस्ट सेम होती हैं, लेकिन वाई क्रोमोजोम की एक आर्म लॉन्ग होती है, एक आर्म शॉर्ट होती है। जो शॉर्ट आर्म ऑफ वाई क्रोमोजोम है उस पर एक जीन होता है, उसको अपन बोलते हैं SRY जीन। SRY जीन बोलते हैं। ये इस डायग्राम में यहाँ मैंने भी मार्क किया है, जो ये SRY जीन है वाई क्रोमोजोम में शॉर्ट आर्म पे होता है। ये जो SRY जीन है ये सेक्स डिटरमाइनिंग जीन है। ये ही फीटस का सेक्स डिटरमाइन करता है ड्यूरिंग द एम्ब्रियोलॉजिकल पीरियड। मीन्स जो सेक्स ऑफ द फीटस है वो डिटरमाइंड होता है वाई क्रोमोजोम से। वाई क्रोमोजोम पे भी शॉर्ट आर्म पे जो SRY जीन होता है उससे। अगर फीटस में वाई क्रोमोजोम प्रेजेंट है तो मेल बेबी बनेगा, वाई क्रोमोजोम एब्सेंट है तो फीमेल बेबी बनेगा। मीन्स एक्स क्रोमोजोम का सेक्स डिटर्मिनेशन में कोई रोल नहीं होता है। एक्स क्रोमोजोम ओनली, दोनों एक्स क्रोमोजोम होने चाहिए ओवरी के प्रॉपर डेवलपमेंट के लिए। अगर दोनों एक्स क्रोमोजोम नहीं होंगे तो जो ओवरी है उनका डेवलपमेंट प्रॉपरली नहीं होगा। तो मैंने ये लिखा है, देखो अभी आप लोग, ये सेक्स डिटर्मिनेशन ऑफ फीटस इज डन बाय SRY जीन which is present on the short arm of the Y chromosome, but X chromosome have no role in determination of sex of fetus, but proper development of both ovary, both X chromosome is required. ठीक है, इसको याद रखना है। Like if Y chromosome or SRY gene is present, then baby will be male, and its gonad will be testis, and its germ cell will be male germ cells, which is known as spermatogonia. इसके अपोजिट में अगर Y क्रोमोजोम इज एब्सेंट, मीन्स SRY जीन इज एब्सेंट, देन बेबी विल बी फीमेल एंड गोनेड विल बी ओवरी एंड इट्स germ cell will be female germ cell which is oogonia. So this is written here and we will write the chromosome number like this 46XY, or if we will write like this we can also write like this. This is 2n number diploid number of chromosome present in both germ cell like spermatogonia and oogonia. Next slide. That's why तुम लोगों ने 2 सिंड्रोम के नाम सुने हैं। एक है टर्नर सिंड्रोम, दूसरा है टर्नर सिंड्रोम और दूसरा सिंड्रोम है क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम।
तो जो टर्नर सिंड्रोम है उसके अंदर जो क्रोमोसोम नंबर होता है 45X0 होता है। मींस इसके अंदर Y क्रोमोसोम एब्सेंट होता है। मींस ये जो बेबी है जेनेटिकली फीमेल होगा, बिकॉज Y क्रोमोसोम एब्सेंट है, SRY जीन भी एब्सेंट होगा। अगर अब अपन बात करें इसका ओवरी का डेवलप, इसमें जेनेटिकली फीमेल होगा, मींस इसके अंदर ओवरी होंगे, बट ओवरी प्रॉपर डेवलप नहीं होंगे बिकॉज इसमें दोनों एक्स क्रोमोसोम नहीं है। दूसरे सिंड्रोम की हम बात करते हैं क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम का जो जेनेटिकल मेकअप है वो है 47XXY। मींस इसके अंदर Y क्रोमोसोम प्रेजेंट है, तो जो बेबी बनेगा वो जेनेटिकली मेल बेबी होगा। इसके अंदर 2 एक्स क्रोमोसोम है, लेकिन फिर भी जेनेटिकली बेबी मेल होगा, फीमेल नहीं होगा, क्योंकि सेक्स डिटर्मिनेशन में एक्स क्रोमोसोम का कोई रोल नहीं होता। तो ये मैंने लिखा है टर्नर सिंड्रोम X0, टर्नर सिंड्रोम X0 सॉरी 45X0। सो जेनेटिकली फीमेल होगा, गोनेड विल बी ओवरी होंगे, बट बहुत क्रोमोसोम नहीं है इसके अंदर एक्स, इसलिए ओवरी प्रॉपर्ली डेवलप नहीं होंगे और स्ट्रिक ओवरी बनेंगे। क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम का जेनेटिकल मेकअप है 47XXY। सो Y क्रोमोसोम प्रेजेंट है, सो बेबी विल बी मेल एंड गोनेड विल बी टेस्टिस। ठीक है। दूसरा चीज एक और सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए ये मैंने लिखा है क्योंकि कई एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि मोस्ट कॉमन मेथड कौन सा है, बेस्ट मेथड कौन सा है। मोस्ट कॉमनली यूज्ड मेथड बाय लुकिंग एक्सटर्नल जेनिटेलिया बाय USG अल्ट्रासाउंड, और बेस्ट मेथड है कैरियोटाइपिंग, जिससे हम एग्जैक्टली देख सकते हैं कि इसमें Y क्रोमोसोम है या X क्रोमोसोम है। ठीक है। नेक्स्ट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्लाइड है, ये वेरियस एग्जाम में बार बार पूछा जाता है कि जो गोनेड्स हैं उनका डेवलपमेंट कहाँ से होता है। बोथ गोनेड्स, चाहे वो ओवरी हो चाहे वो टेस्टिस हो, जेनाइटल रिज से बनते हैं। जेनाइटल रिज से बनते हैं डिपेंडिंग ऑन द प्रेजेंस एंड एब्सेंस ऑफ Y क्रोमोसोम। Y क्रोमोसोम प्रेजेंट है तो गोनेड्स क्या बनेंगे, टेस्टिस। अगर Y क्रोमोसोम एब्सेंट है तो Y क्रोमोसोम एब्सेंट है तो गोनेड्स बनेंगे ओवरी। नेक्स्ट, जो ये जर्म सेल्स हैं ओगोनिया एंड स्पर्मेटोगोनिया, ये कहाँ से डेवलप होते हैं। ये बोथ जर्म सेल्स डेवलप फ्रॉम एपीब्लास्ट सेल्स। एपीब्लास्ट सेल्स प्लूरीपोटेंट सेल्स होती हैं, पूरे बॉडी में सारी सेल्स इन्हीं सेल से बनती हैं। तो ये ओगोनिया एंड स्पर्मेटोगोनिया भी एपीब्लास्ट सेल से ही बनते हैं। कई बार एपीब्लास्ट सेल्स अगर आंसर में नहीं है तो तुम एंडोडर्मल वॉल ऑफ यॉर्क सैक भी कर सकते हो, क्योंकि एक्चुअली जो ये प्राइमोर्डियल जर्म सेल्स हैं एपीब्लास्ट सेल से बनती हैं एट द सेकेंड वीक ऑफ डेवलपमेंट। फिर क्या होता है, ये बनने के बाद ये जो प्राइमोर्डियल जर्म सेल्स हैं स्पर्मेटोगोनिया या ओगोनिया जो भी, ये माइग्रेट करती हैं, सॉरी ओगोनिया नहीं स्पर्मेटोगोनिया, माइग्रेट करती हैं टू द एंडोडर्मल वॉल ऑफ द यॉर्क सैक एट द 3rd वीक, और अगर 3rd वीक आंसर नहीं है तो 4th वीक तक करती है। 3rd वीक मोस्ट मतलब बेटर आंसर है। उसके बाद ये माइग्रेट करने के बाद एट 5th वीक पे ये गोनेड्स में पहुंच जाती हैं, ओवरी या टेस्टिस में पहुंच जाती हैं। मीन्स जो प्राइमोर्डियल जर्म सेल्स हैं बनी कब, 2nd वीक पे। कहाँ से बनी, एपीब्लास्ट से बनी। फिर क्या हुआ, ये माइग्रेट करी एंडोडर्मल वॉल ऑफ यॉर्क सैक पे आई। कौन से वीक में आई, 3rd वीक पे आई, 4th वीक तक आई। ठीक है। उसके बाद ये जो एंडोडर्मल वॉल ऑफ यॉर्क सैक है, यहाँ से भी इनका फर्दर माइग्रेशन कहाँ होना है, अल्टीमेटली इनको ओवरी टेस्टिस में पहुंचना है। यहाँ से फिर ये 5th वीक तक ये ओवरी टेस्टिस पे पहुंच जाती है। तीसरी चीज, कई बार ये जब ये माइग्रेशन होता है तो टेस्टिस ओवरी की जगह ये दूसरे प्लेस पे पहुंच जाते हैं। कई बार हेड एंड नेक रीजन में पहुंच जाते हैं। हेड एंड नेक रीजन में पहुंच जाएंगे तो क्रेनियोफेरेंजियल टेरेटोमा बनाएंगे। कई बार ये सैक्रम या कॉक्सिक्स रीजन में पहुंच जाएंगे, तो अगर सैक्रम और कॉक्सिक्स रीजन में पहुंच जाएंगे तो सैक्रोकॉक्सिजियल टेरेटोमा डेवलप करेंगे। ठीक है, तो ये याद रखना है तुमको। नेक्स्ट, अब बात करते हैं गैमीटोजेनेसिस। गैमीटोजेनेसिस होता क्या है, फॉर्मेशन ऑफ गैमीट्स फ्रॉम प्राइमोर्डियल जर्म सेल्स इज नोन एज गैमीटोजेनेसिस। गैमीट्स का बनना, अगर ये मेल की बात हो तो मेल गैमीटोजेनेसिस, जो मेल गैमीट्स का बनना, मेल गैमीट्स होते हैं स्पर्म, तो मेल गैमीट्स का बनना इज नोन एज स्पर्मेटोजेनेसिस। फीमेल गैमीट्स का बनना इज नोन एज oogenesis।
अब जब ये मेल गेमिटोजेनेसिस या स्पर्मेटोजेनेसिस या oogenesis होता है तो इसमें दो तरह के डिवीजन होते हैं। इसके बारे में 2 पॉइंट मैंने लिखे हुए हैं, थोड़ा आप देख लो। पहला होता है फॉर डिफरेंशिएशन ऑफ सेल 2 टाइप ऑफ सेल डिवीजन अकर्स, माइटोसिस और मियोसिस। माइटोसिस जो है उसमें क्रोमोजोम नंबर सेम रहता है, ओनली ये सिंपली डिवीजन है मल्टीप्लाई करने के लिए सेल्स को। दूसरा जो मियोसिस है वो उसमें दो टाइप से मियोसिस होता है, मियोसिस 1, मियोसिस 2। जो मियोसिस 1 है वो रिडक्शन डिवीजन है। मियोसिस 1 होने के बाद जो सेल्स के अंदर क्रोमोजोम का नंबर हाफ हो जाता है, उसमें रिडक्शन डिवीजन बोलते हैं, इसलिए इसको क्रोमोजोम नंबर घट के इसमें हाफ हो जाता है। जबकि मियोसिस 2 वो केवल सिंपली माइटोसिस की तरह है, उसमें केवल सेल्स का मल्टीप्लिकेशन होता है, उसमें क्रोमोजोम नंबर सेम रहता है। जब हम ये स्पर्मेटोजेनेसिस पढ़ेंगे या oogenesis पढ़ेंगे तो इस चीज का इंप्लीकेशन वहां देखेंगे, क्योंकि बार बार क्रोमोजोम नंबर अपन देखेंगे सारी सेल्स के अंदर। नेक्स्ट, अब अपन फाइनली आ गए स्पर्मेटोजेनेसिस पे। स्पर्मेटोजेनेसिस एक्चुअली क्या होता है? स्पर्मेटोजेनेसिस फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म इन द टेस्टिस इज नोन एज स्पर्मेटोजेनेसिस। कहाँ होता है ये? मेल गोनेट्स के अंदर होता है। मेल गोनेट्स क्या होते हैं? टेस्टिस होते हैं। तो स्पर्मेटोजेनेसिस टेस्टिस के अंदर होता है। टेस्टिस में भी, और अगर अपन इसको स्पेसिफिकली बात करें तो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर होता है। ठीक है, कहाँ से स्टार्ट होता है? मेल जर्म सेल से स्टार्ट होता है, उनको अपन स्पर्मेटोगोनिया बोलते हैं। और कब स्टार्ट होता है, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जो स्पर्मेटोजेनेसिस है, फॉर्मेशन ऑफ द स्पर्म इन मेल अकर्स आफ्टर प्यूबर्टी, बट oogenesis की अगर बात करें तो फीमेल्स के अंदर जो oogenesis होता है वो इंट्रा यूट्राइन लाइफ में ही स्टार्ट हो जाता है। जबकि अपने मेल के अंदर जो स्पर्मेटोजेनेसिस का जो प्रोसेस है, फॉर्मेशन ऑफ मेल गैमीट्स, वो आफ्टर प्यूबर्टी स्टार्ट होता है। स्पर्मेटोजेनेसिस में टोटल टाइम कितना लगता है? ये क्वेश्चन कई बार कई एग्जाम में पूछा हुआ है। 72 टू 74 डेज लगते हैं। उसमें आवर्स भी लिखा रहता है चॉइस में, तो आवर्स नहीं लगते हैं, 72 टू 74 डेज लगते हैं, ये याद रखना है। दूसरा, जब ये स्पर्मेटोजेनेसिस होती है तो उसके बाद स्पर्मेटिड बनते हैं। उसके बाद जो स्पर्मेटिड हैं वो जो ग्लोबुलर स्ट्रक्चर होता है उसमें टेल नहीं होती, फिर उनका मैच्योर स्पर्म में कन्वर्जन होता है, सिंपल कन्वर्जन होता है। उस प्रोसेस को अपन बोलते हैं स्पर्मियोजेनेसिस। तो एक तो है स्पर्मेटोजेनेसिस, फॉर्मेशन ऑफ मेल गैमीट्स, formation of sperm from spermatogonia is known as spermatogenesis, and conversion of spermatid into mature sperm is known as spermiogenesis. Spermiogenesis में कितना टाइम लगता है? कई बार ये क्वेश्चन अगर पूछें तो 14 डेज लगते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन बार बार वेरियस एग्जाम में आते रहते हैं, इसलिए मैंने इनको सबको एक साथ कलेक्ट करके और यहाँ पे लिखा है, जिससे कि आपका कोई भी एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन गलत ना हो, क्योंकि ये बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन है और अलग अलग एग्जाम में दिख जाते हैं। अपन को लगता है यार पढ़ा तो है, लेकिन एग्जैक्ट आंसर नहीं, और उसमें चॉइस भी इतनी सटीक होती है कि तुम लोग उसमें मतलब तुक्का लगाना बहुत ही मुश्किल है। दूसरा ये जो है हिस्टोलॉजी का मैंने डाला है। हिस्टोलॉजी है टेस्टिस की, हिस्टोलॉजी का ये डायग्राम है, ये टेस्टिस है। इस टेस्टिस के अंदर बहुत सारी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स हैं। इस सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स का हमने एक का डायग्राम का हमने देख रहे हैं। तो इसमें जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स है, इसके अंदर जो ल्यूमेन है उसकी तरफ स्पर्मेटेड होते हैं और बाहर की तरफ प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स होते हैं, और इसको सपोर्टिव सेल होती हैं, सर्टोली सेल, और इसमें स्पर्मेटोगोनिया होते हैं। 2 तरह के स्पर्मेटोगोनिया होते हैं, वो भी पेरीफेरी की तरफ होते हैं, टाइप ए टाइप बी। ठीक है, नाउ अब अपन स्पर्मेटो जो जेनेसिस है इसको अपन डायग्राम से एक बार सारे इसके इवेंट्स कैसे कैसे होते हैं, जैसा मैंने बताया इवेंट्स का ध्यान रखना है, कैसे होते हैं उन इवेंट्स के बारे में देखते हैं। सबसे पहले जो स्पर्मेटोजेनेसिस है कहाँ से स्टार्ट होती है? प्राइमोर्डियल जर्म सेल से। तो प्राइमोर्डियल जर्म सेल टेस्टिस के अंदर एट बर्थ प्रेजेंट होती हैं, बट ये प्राइमोर्डियल जर्म सेल्स बर्थ से लेके प्यूबर्टी तक डोरमेंट फेज में पड़ी रहती हैं। उसके बाद आफ्टर प्यूबर्टी, जब मेल जो बेबी है उसका प्यूबर्टी का टाइम आता है, उस टाइम ये जो प्राइमोर्डियल जर्म सेल्स हैं ये स्पर्मेटोगोनिया बना देती है। ठीक है, कन्वर्ट इनटू स्पर्मेटोगोनिया। अब ये जो स्पर्मेटोगोनिया हैं इनके अंदर भी जो क्रोमोजोम नंबर है वो सेम होता है जो कि प्राइमोर्डियल जर्म सेल के अंदर होता है, मींस 46XY या 2N डिप्लॉयड नंबर ऑफ क्रोमोजोम होते हैं इसके अंदर, तो ये बनते हैं। ठीक है, स्पर्मेटोगोनिया भी 2 तरह के होते हैं, टाइप ए टाइप बी।
टाइप ए जो है वो स्टेम सेल की तरह काम करते हैं, बहुत सारे और स्पर्मेटोगोनिया बनाते हैं, बट जो टाइप बी है वो आगे स्पर्मेटोजेनेसिस का जो फर्दर प्रोसेस है उसमें पार्टिसिपेट करते हैं। अब होता क्या है, ये जो स्पर्मेटोगोनिया बना, इस स्पर्मेटोगोनिया में माइटोसिस डिवीजन होगा, और ये माइटोसिस डिवीजन होके ये बहुत स्पर्मेटोगोनिया प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बनाएगा। तो ये एक स्पर्मेटोगोनिया से माइटोसिस होके 16 प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बनेंगे। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मतलब जब तक इसमें माइटोसिस होता रहेगा, जब तक के 16 प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट ना हो जाएं एक स्पर्मेटोगोनिया से। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा, मैंने तुमको बताया कौन सा डिवीजन हो रहा है, माइटोसिस हो रहा है। तो माइटोसिस डिवीजन हो रहा है तो इसमें जो क्रोमोसोम नंबर है वो सेम रहेंगे जो कि स्पर्मेटोगोनिया में है। मींस जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बना, इसमें जो क्रोमोसोम नंबर होंगे डिप्लॉयड नंबर होंगे, मींस 2n नंबर ही होंगे। ये मैंने लिखा है इसमें, देखो आप, तो ये है। और दूसरा, 1 स्पर्मेटोगोनिया से 16 प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बनेंगे। अब जो ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बना, इसके अंदर मियोसिस डिवीजन होगा। सबसे पहले मियोसिस 1 होगा, फिर मियोसिस 2 होगा। तो जब मियोसिस 1 होगा उसके बाद ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट इस पर सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में कन्वर्ट हो जाएगा। और तुमको पता है मियोसिस 1 जो है रिडक्शन डिवीजन है, इसलिए इसमें जो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनेंगे 2, उनके अंदर जो क्रोमोसोम नंबर होगा वो हाफ हो जाएगा, क्योंकि ये रिडक्शन डिवीजन है। तो देखो, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट है, इसके अंदर हुआ मियोसिस 1 रिडक्शन डिवीजन, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बन गए 2, एक हो गया 23x, एक हो गया 23y। इनके अंदर क्रोमोसोम नंबर हाफ हो गए, हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम बन गए, बिकॉज जो मियोसिस 1 है ये एक्चुअल रिडक्शन डिवीजन है। इसके बाद जो क्रोमोसोम नंबर हैं वो हाफ हो जाते हैं। नेक्स्ट, अब जो ये सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बने, इनके अंदर मियोसिस 2 होगा। मियोसिस 2 जो है ये माइटोसिस की तरह ही है, ये सिंपली डिवीजन है, इसमें क्रोमोसोम नंबर हाफ नहीं होता। इट मींस जो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट है इसमें अगर मियोसिस 2 होगा तो जो स्पर्मेटेड बनेंगे उनके अंदर क्रोमोसोम नंबर सेम रहेगा। तो 4 स्पर्मेटेड बनेंगे। 4 स्पर्मेटेड कौन कौन से बनेंगे, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 23x, तो 2 23x बन जाएंगे। 23y ये मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 2 23, तो टोटल 4 स्पर्मेटेड बने। मींस एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से 4 स्पर्मेटेड बने। तो हमने अभी पढ़ा, चलो पहले स्पर्मेटेड के बारे में थोड़ा मैं आपको बताता हूं। अब ये स्पर्मेटेड जो बने ये मियोसिस 2 की वजह से बने। मियोसिस 2 सिंपली डिवीजन है, इसमें रिडक्शन नहीं होता, तो इसमें क्रोमोसोम नंबर सेम हो गया, तो हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम ही रहेगा। अब क्या होता है, जो ये स्पर्मेटेड बने, ये स्पर्मेटेड क्या है, ग्लोब्यूलर स्ट्रक्चर, इनके अंदर टेल नहीं है, लेकिन जो हमारा मैच्योर स्पर्म है उसके अंदर टेल होती है। तो इसका कन्वर्जन होगा, स्पर्मेटेड का कन्वर्जन होगा मैच्योर स्पर्म में। इसमें कोई मियोसिस माइटोसिस नहीं होगा, ये सिंपली कन्वर्जन है। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं स्पर्मियोजेनेसिस। कन्वर्जन ऑफ स्पर्मेटेड इनटू मैच्योर स्पर्म इज नोन एज स्पर्मियोजेनेसिस। जो मैंने अभी बताया, इसमें कितना टाइम लगता है, 14 डेज लगते हैं इस कन्वर्जन में। ठीक है, इसके बाद आफ्टर स्पर्मियोजेनेसिस ये स्पर्म बन जाएंगे अपने, जिनके अंदर टेल है, और 2 बन जाएंगे 23x, 2 बन जाएंगे 23y। इसके अंदर क्रोमोसोम नंबर रिमेन सेम, बिकॉज ये सिंपली ट्रांसफॉर्मेशन है, नो माइटोसिस नो मियोसिस। ठीक है, अब ये कैलकुलेशन है कि एक स्पर्मेटोगोनियम से कितने स्पर्म बनेंगे। तो इसके लिए मैंने तुम्हें बताया, एक स्पर्मेटोगोनियम से 16 प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बनते हैं। फिर एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से 4 स्पर्म बनते हैं या स्पर्मेटेड बनते हैं। तो टोटल एक स्पर्मेटोगोनिया से कितने स्पर्म बनेंगे, तो इसका आंसर है 64 स्पर्म बनेंगे। एक स्पर्मेटोगोनिया से 64 स्पर्म बनेंगे। ये वाला क्वेश्चन कई एग्जाम में पूछा जा चुका है पहले, और अभी भी किसी भी एग्जाम में पूछ सकते हैं, तुम लोगों को याद रखना है इसको। दूसरा, जब स्पर्मेटोजेनेसिस होता है तो टोटली स्पर्मेटोजेनेसिस में स्पर्म ही बनते हैं,
कोई भी इसमें पोलर बॉडी नहीं बनते हैं। जब हम oogenesis पढ़ेंगे तो हम देखेंगे इसमें पोलर बॉडी बनती हैं। तो ये चीज़ तुमको याद रखनी है, डिफरेंस है oogenesis और स्पर्मेटोजेनेसिस में, कि पोलर बॉडी किस में बनते हैं, oogenesis में बनते हैं, स्पर्मेटोजेनेसिस में कोई पोलर बॉडी फॉर्मेशन नहीं होता है। ठीक है, ये एक डायग्राम है बुक का, तो इसको देख लो। सबसे पहले हमारे पास क्या था, स्पर्मेटोगोनिया था। सबसे पहले प्राइमोर्डियल जर्म सेल था, प्यूबर्टी पे स्पर्मेटोगोनिया में कन्वर्ट हो गया, माइटोटिक डिवीजन हुआ, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बने। एक स्पर्मेटोगोनिया से 16 प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बने। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में मियोसिस 1 हुआ। मियोसिस 1 होने के बाद जो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बना, रिडक्शन डिवीजन है, क्रोमोसोम नंबर हाफ हो गया, मियोसिस 2 हुआ, फर्दर एंड 4 स्पर्मेटेड बन गए। और ये स्पर्मेटेड ग्लोबुलर स्ट्रक्चर है, इसके अंदर सिंपली कन्वर्जन हुआ, जिसकी वजह से ये इस प्रोसेस को अपन ने बोला स्पर्मियोजेनेसिस, और उसकी इस प्रोसेस की वजह से जो स्पर्मेटेड थे स्पर्मेटोजोआ में कन्वर्ट हो गए, जो कि टेल वाले स्पर्म है। ठीक है, तो ये डायग्राम एक बार तुम देख लेना इसको। नेक्स्ट हम लोग आ जाते हैं, ये हमारा स्पर्मेटोजेनेसिस हो गया। तो जैसा मैंने पहले बताया कि ये जो स्टोरी है, लेकिन ये स्टोरी कहीं भी एक जगह कंप्लीट नहीं दी जाती है। कहीं 2 क्वेश्चन का कहीं 2 चीज़ लिखी हुई है, किसी किताब में 2 चीज़ लिखी हुई है, कहीं फिजियोलॉजी में थोड़ा सा दिया हुआ है, फिर जाके ऑब्सगाइनी में थोड़ा सा दिया हुआ है, कहीं फोरेंसिक में इसके टेस्ट दिए हुए हैं। तो मैंने कोशिश किया है कि ये जो इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं एक साथ अपन उनको देख सकें। तो अब हमने स्पर्मेटोजेनेसिस पढ़ लिया, स्पर्म बन गए, यहाँ तक हमें समझ में आ गया। अब थोड़ा सा स्पर्म के बारे में हमको देखना है कि स्पर्म के बारे में क्या क्या चीज़ें। सबसे पहले स्पर्म का साइज, ये जो मैंने पॉइंट लिखे हैं ये एक्चुअली पॉइंट नहीं है, ये क्वेश्चन आए वेरियस एग्जाम में आए हुए। तो साइज जो है 55 माइक्रोन है, वेलोसिटी 123 mm पर मिनट है, फर्टिलाइजेबल स्पान, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 48 आवर्स है। मीन्स जो स्पर्म है फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट के अंदर 48 आवर्स तक ही जिंदा रहते हैं, उसके बाद ये डिजेनरेट हो जाते हैं। तो ये इनको केवल 48 आवर्स तक ही ये ओवम को फर्टिलाइज कर सकते हैं, इसलिए स्पर्म का फर्टिलाइजेबल स्पान 48 आवर्स है। स्पर्म डू नॉट हैव एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, तो ये कई बार पूछ लिया जाता है कि कौन सा ऑर्गन है जिसमें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नहीं है, तो वहाँ चॉइस में स्पर्म में दिया रहता है, तो आप इसका आंसर कर सकते हो। ठीक है, अब स्पर्म बन गए, अब इनका स्पर्म का कलेक्शन कहाँ पे होगा और उनका मैच्योरेशन कहाँ पे होगा, ये भी कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो जो मैच्योरेशन है स्पर्म का, स्पर्म बनने के बाद टेस्टिस में सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में स्पर्म बन गए, अब ये मैच्योर होने के लिए एपिडिडाइमिस में आ जाते हैं। एपिडिडाइमिस में भी स्पेसिफिकली एपिडिडाइमिस के कॉडल पार्ट में ये स्टोर हो जाते हैं फॉर सम टाइम फॉर मैच्योरेशन। ड्यूरिंग दिस पीरियड ओनली sperm get its motility, sperm acquired its motility in the epididymis। ये क्वेश्चन बार बार अलग अलग एग्जाम में पूछा गया है कि स्पर्म के अंदर मोटिलिटी कौन से पार्ट में आती है, तो आंसर दिया रहता है सबसे पहले तो वही सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, एपिडिडाइमिस और सेमिनल वेसाइकल, बहुत सारे आंसर देते हैं, बहुत ही क्लोज आंसर देते हैं, तो तुमको याद रखना है कॉडल पार्ट ऑफ एपिडिडाइमिस। दूसरा चीज, ये मोटिलिटी आती क्यों है, जब ये स्पर्म एपिडिडाइमिस के कॉडल पार्ट में कलेक्ट होते हैं मैच्योरेशन के लिए, तो इन पे कैल्शियम चैनल, जिनको अपन ने नाम दिया कैट स्पर चैनल, डेवलप हो जाते हैं। ये कैल्शियम चैनल जो डेवलप हुए, यही रेस्पॉन्सिबल हैं स्पर्म में मोटिलिटी के लिए। तो स्पर्म मोटिलिटी इज ड्यू टू कैट स्पर चैनल, जो कि कैल्शियम चैनल है। स्पर्म एक्वायर दीज चैनल during stay in the epididymis, these are responsible for sperm motility। ठीक है, ये याद रखना है। अब ये स्पर्म बन गए, स्पर्म इकट्ठे भी हो गए, अब इन स्पर्म को रिलीज होना है, तो स्पर्म का रिलीज करने के लिए कौन सा ऑर्गन पार्टिसिपेट करता है, तो वास्ट डिफरेंस है जो वो कॉन्ट्रैक्ट करती है स्पर्म को रिलीज करने के लिए, और जो ये वास्ट डिफरेंस कॉन्ट्रैक्ट करती है और ये स्पर्म रिलीज होते हैं, इस प्रोसेस ऑफ रिलीज ऑफ स्पर्म इज नोन एज स्पर्मिएशन। स्पर्मिएशन बोलते हैं इसको। जब ये स्पर्म रिलीज होते हैं तो इस फ्लूइड को अपन बोलते हैं सीमेन। सीमेन के अंदर 10% स्पर्म होते हैं और 90% फ्लूइड होता है, और इस फ्लूइड में मोस्टली एंजाइम होते हैं। 3 ऑर्गन हैं जो कि इस फ्लूइड को बनाने में मेनली कंट्रीब्यूट करते हैं। पहला है सेमाइनल वेसाइकल, जो कि टोटल फ्लूइड का 60% कंट्रीब्यूट करता है।
दूसरा है प्रोस्टेट ग्लैंड जो कि 30% ऑफ टोटल सिक्रीशन का कंट्रीब्यूट करते हैं, और थर्ड ऑर्गन है वास डिफरेंस जो कि ओनली 10% टोटल सिक्रीशन का। अब इसमें सिक्रीशन में भी कौन कौन से सब्सटेंस कौन से ऑर्गन से सिक्रीट होते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली फोरेंसिक के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब भी कोई रेप का केस आता है तो हम इन टेस्ट को करते हैं, तो उसमें कुछ टेस्ट करते हैं, तो अगर तुमको ये पता होगा तो बहुत ईजी होगा, वो हम आगे देखेंगे, टेस्ट के नाम भी मैंने अभी लिखा है। तो पहला अपन बात करते हैं सेमाइनल वेसाइकल क्या क्या कंट्रीब्यूट करता है सेमाइनल फ्लूइड के अंदर। पहला फ्रक्टोज, फ्रक्टोज जो है एनर्जी सोर्स है फॉर मूवमेंट ऑफ द स्पर्म, जो कहां से रिलीज होता है सेमाइनल वेसाइकल से। दूसरा है कोलिन, कोलिन क्या है सेमाइनल फ्लूइड के अंदर होता है, जिसको कि अपन डिटेक्ट कर सकते हैं फ्लोरोसेंट टेस्ट से। तो इसका क्या सिग्निफिकेंस है, जब भी कोई रेप का केस आता है तो हम उसका फ्लोरोसेंट टेस्ट करते हैं, तो उस फ्लूइड का फ्लोरोसेंट टेस्ट जब हम करेंगे अगर उसके अंदर कोलिन प्रेजेंट होगा तो फ्लोरोसेंट टेस्ट पॉजिटिव आएगा, तो हम बता सकते हैं कि ये जो हमने फ्लूइड का टेस्ट किया ये सेमाइनल फ्लूइड था, तो हम इससे रेप केस के लिए डायग्नोस्टिक टेस्ट है। तीसरा चीज जो सेमाइनल वेसिकल कंट्रीब्यूट करता है वो है एंटीऑक्सीडेंट सपोर्ट, मींस विटामिन सी इसमें डालता है जो कि स्पर्म को फ्री रेडिकल इंजरी से प्रिवेंट करता है, बचाता है। चौथा चीज बहुत ही कॉमनली आस्क एग्जाम में ये क्वेश्चन है प्रोस्टाग्लैंडिन्स, नाम से सुन के लग रहा है प्रोस्टाग्लैंडिन्स तो प्रोस्टेट से रिलीज होगा, बल्कि ये नहीं होता है। प्रोस्टाग्लैंडिन्स सेमाइनल वेसाइकल से रिलीज होता है, प्रोस्टाग्लैंडिन्स सेमाइनल फ्लूइड में प्रेजेंट होते हैं, और कहाँ से रिलीज होते हैं सेमाइनल वेसाइकल, नॉट फ्रॉम प्रोस्टेट। ये बार बार पूछा गया एग्जाम में, सबसे ऊपर ये प्रोस्टाग्लैंडिन्स लिखा रहता है तो हमें लगता है प्रोस्टाग्लैंडिन प्रोस्टेट और हम आंसर कर देते हैं, जबकि ऐसा नहीं है, वो देखते हैं गलत हो गया। नेक्स्ट, प्रोस्टेट जो है टोटल सिक्रीशन का ओनली 30% सिक्रीट करता है, और ये स्पर्मीन जो है एक सब्सटेंस है वो रिलीज करता है सेमाइनल फ्लूइड में। ये स्पर्मीन भी बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर डायग्नोसिस ऑफ रेप केस, बिकॉज एक टेस्ट करते हैं हम बारबीरियोज टेस्ट। इस बारबीरियोज टेस्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, जो भी सेमाइनल सिक्रीशन मिला हमें उसमें पिक्रिक एसिड ऐड कर देते हैं, और पिक्रिक एसिड ऐड करते हैं अगर सेमाइनल फ्लूइड है तो उसके अंदर स्पर्मीन है पहले से, स्पर्मीन से जो पिक्रिक एसिड से मिलके स्पर्मीन पिक्रेट बना लेता है, और ये स्पर्मीन पिक्रेट जो है बनने के बाद ये हम इसको डिटेक्ट कर सकते हैं और टेस्ट पॉजिटिव मानते हैं। इस टेस्ट को अपन बोलते हैं बारबीरियोज टेस्ट। तो ये बारबीरियोज टेस्ट किसकी वजह से होता है, स्पर्मीन की वजह से होता है, वो कहां से रिलीज होता है प्रोस्टेट की वजह से होता है, और ये टेस्ट किसके काम आता है, रेप केस में डायग्नोस्टिक टेस्ट है ये। तीसरी बात, फाइब्रिनोलाइसिन्स जो है वो रिलीज करते हैं, प्रोस्टेट रिलीज करता है, इसी वजह से जो स्पर्म है जो सीमन है उसको अगर अपन 15 से 20 मिनट तक रख दें तो वो लिक्विफाई हो जाता है, क्योंकि फाइब्रिनोलाइसिस कर देता है। तीसरा एक है प्रोस्टेट स्पेसिफिक एसिड फास्फेटेज, प्रोस्टेट स्पेसिफिक एसिड फास्फेटेज भी प्रोस्टेट से रिलीज होता है, और वास डिफरेंस ओनली 10% सिक्रीशन रिलीज करता है, इसमें कोई स्पेसिफिक नाम नहीं है। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एक्चुअली वैसे तो फोरेंसिक का है, बट मैंने बताया जो कि ये स्टोरी अपन सुन रहे हैं तो इसको कंप्लीट सुनेंगे, क्योंकि ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, वेरियस एग्जाम में बार बार पूछी जाती हैं और ये एक जगह कहीं मिलती नहीं है, तो मैंने कोशिश करी है कि इनको कलेक्टिवली एक जगह पढ़ाया जाए, तो जिससे अपन इसको ज़्यादा दिन तक याद रखें। तो जो सेमाइनल स्टेन है उसमें दो चीज़ें हैं, एक तो स्पर्म है, एक सेमाइनल फ्लूइड है। स्पर्म को डिटेक्ट करने के लिए मैंने बताया कोलिन होगा तो फ्लोरोसेंट टेस्ट से डिटेक्ट कर लेंगे, स्पर्मीन होगा तो बारबीरियोज टेस्ट से डिटेक्ट कर लेंगे। अगर मान लो कोई तुमको सेमाइनल फ्लूइड मिला लेकिन उसमें स्पर्म ही नहीं है, तो हम उसके लिए सेमाइनल फ्लूइड से ही हम डिटेक्ट करेंगे कि सेमाइनल फ्लूइड है कि नहीं। तो उसके लिए हम सेमाइनल जो फ्लूइड है 90% होता है और ये एंजाइमेटिक मेनली एंजाइम से बना होता है, तो इसके लिए हम एंजाइमेटिक टेस्ट करते हैं। कौन सा एंजाइमेटिक टेस्ट करते हैं, वो है एसिड फॉस्फेटेज टेस्ट। एसिड फॉस्फेटेज टेस्ट जो है ये बेस्ट एंजाइमेटिक टेस्ट है टू डिटेक्ट सेमाइनल स्टेन। ये ही बेस्ट क्वांटिटेटिव टेस्ट भी है टू डिटेक्ट दी सेमाइनल फ्लूइड। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार क्या होता है कि हमको जो सीमन मिलता है बहुत ही ड्राई होता है, कहीं थोड़ा बहुत ड्राई सीमन मिल गया, तो उसको हम कैसे डिटेक्ट करेंगे, उसको हम अल्ट्रावायलेट रेज में देख के डिटेक्ट करेंगे। तो अल्ट्रावायलेट रेज में अगर हम ड्राई सीमन को देखेंगे तो व्हाइट इज ब्लू या पिंक कलर का दिखेगा बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ कोलिन। ठीक है, ये सब फोरेंसिक के टेस्ट हैं एक्चुअली, बट फिर भी मैं इनको यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ क्योंकि ये बार बार पूछे जाते हैं और तुमको काम भी आएंगे। नेक्स्ट, अगर हमें ओल्ड
सेमाइनल स्टेन मिल गया लाइक 6 मंथ ओल्ड, तो उसके लिए एक टेस्ट है CPK टेस्ट। CPK टेस्ट क्रिएटिन फॉस्फोकाइनेज टेस्ट, ये ओल्ड स्टेन को डिटेक्ट करने के लिए टेस्ट है। और सबसे मोस्ट स्पेसिफिक टेस्ट फॉर ऑल काइंड ऑफ स्टेन, वेदर चाहे स्पर्म हो चाहे सेमाइनल फ्लूइड हो, वो है LDH टेस्ट, लैक्टेट डिहाइड्रोजनेज टेस्ट। तीसरा करेक्टरिस्टिक स्टेन यूज फॉर स्पर्म इज क्रिसमस ट्री स्टेन। क्रिसमस ट्री स्टेन है वो कि करेक्टरिस्टिक है अपने स्पर्म के लिए स्टेन, ये याद रख लेना। एक और, जब अपन ने इतना स्पर्म पढ़ा, अब हम नेक्स्ट प्रोसेस पढ़ेंगे फर्टिलाइजेशन। तो उससे पहले जो ये स्पर्म है ओवम को तभी फर्टिलाइज कर सकते हैं जब इनका कैपेसिटेशन हो जाए। ये एक्चुअली कैपेसिटेशन क्या है? इज एबिलिटी टू स्पर्म टू फर्टिलाइज दी ओवा। मींस कैपेसिटेशन के दौरान एक्रोजोमल रिएक्शन होती है, उसके बाद ही स्पर्म कैपेबल होते हैं टू पेनिट्रेट द जोना पेलुसिडा ऑफ ओवम। ओवम के चारों तरफ एक कवरिंग होती है, उसको बोलते हैं अपन जोना पेलुसिडा। उसको स्पर्म पेनिट्रेट नहीं कर सकते विदाउट अंडरगोइंग द प्रोसेस ऑफ कैपेसिटेशन। दूसरी चीज, ये कैपेसिटेशन होता कहाँ है? मैंने बताया बॉडी में, तो जो टेस्टिस के अंदर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में बने, एपिडिडाइमिस में कलेक्ट हुए, वासा डिफरेंस के कॉन्ट्रैक्शन की वजह से रिलीज हो गए। अब ये ह्यूमन बॉडी में तो है नहीं, मतलब सॉरी मेल के अंदर तो है नहीं, अब ये पहुंच गए फीमेल के अंदर। अगर ये पहुंचे तो फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट के अंदर जैसे ही ये इंटर करेंगे कैपेसिटेशन का प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। मींस कैपेसिटेशन बिगिंस इन फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट, स्पेशली इन दी सर्विक्स। बट जो कैपेसिटेशन है होता रहेगा और इसका मेजर पार्ट जो कैपेसिटेशन का वो कंप्लीट होगा, वो होगा अकर्स इन द फैलोपियन ट्यूब। ये बहुत बार पूछा हुआ क्वेश्चन है कि कैपेसिटेशन ऑफ द स्पर्म अकर्स इन दी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, एपिडिडाइमिस, ऐसे आंसर थे, वो तो है ही नहीं। तो मैंने बताया सर्विक्स और फैलोपियन ट्यूब। सर्विक्स है तो बिगिंस सर्विक्स में, मेजर पार्ट अकर्स इन दी फैलोपियन ट्यूब। आफ्टर कैपेसिटेशन, ये जो कैपेसिटेशन का प्रोसेस है इसमें 7 आवर्स टाइम लगता है, 7 आवर्स का टाइम लगता है। और इसके बाद जो इस कैपेसिटेशन के बाद स्पर्म हाइपर मोटाइल हो जाते हैं। तो कई बार ये भी क्वेश्चन पूछा है कि मोटिलिटी ऑफ स्पर्म अकर्स इन दी एपिडिडाइमिस, बट स्पर्म बिकम हाइपर मोटाइल इन दी फैलोपियन ट्यूब। ठीक है, थैंक यू। मैंने स्पर्म के बारे में और स्पर्मेटोजेनेसिस के बारे में ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन जो MCQs हैं कवर किए हैं। और नेक्स्ट जो वीडियो अपन बनाएंगे वो ऊजेनेसिस का, तो उसमें वो सारे पॉइंट भी अपन कवर करेंगे। थैंक यू।